तो सीजन 2 के शुरुआत में हम ड्यूलैक और क्लॉडिया को रोमानिया शहर में घूमते हुए देखते हैं। ये टाइम 1920s का था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था और सभी लोग अपने अपने तरीके से इस युद्ध के मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। ड्यूलैक और क्लॉडिया का जीवन अब काफी दुख दर्द भरा था, जहां वो बंकर्स में सोते और हर रोज पैदल ही आगे बढ़ते रहते। यहाँ क्लॉडिया अपने जैसे वैम्पायर्स को ढूंढना चाहती थी और उसे यकीन था कि यूरोप में तो उन्हें अपने जैसे और क्रीचर्स मिल ही जाएंगे। ड्यूलैक और क्लॉडिया आपस में अब कम बातचीत वगैरह करते थे। इनफैक्ट क्लॉडिया ड्यूलैक से काफी कोल्डली बिहेव करती थी क्योंकि वो नाराज थी कि एक तो ड्यूलैक ने लेस्टैट को पूरी तरह खत्म नहीं करा और वो अब भी उसे अपने दिल में रखे हुए है, जिससे वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा था। दोनों रात रात भर चलते रहते और किसी चेक पोस्ट पर पकड़े जाने पे अपनी नकली आईडी वगैरह दिखाते, लेकिन जब सोल्जर्स उन पे शक करने लगते तब दोनों उन सोल्जर्स का शिकार करके आगे बढ़ते। इस जर्नी के दौरान क्लॉडिया ने अलग अलग भाषा भी सीख ली थी, जिससे उन्हें लोकल्स के साथ कम्युनिकेशन करने में इजी होता। दोनों काफी मुश्किलों से गुजर रहे थे और ड्यूलैक को ज्यादा आशा तो नहीं थी कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे, लेकिन क्लॉडिया हार मानने वालों में से नहीं थी और ड्यूलैक भी उसका पूरा साथ दे रहा था। ड्यूलैक यहाँ ये भी जिक्र करता है कि वो अब घर लौटना चाहता है, लेकिन ही रियलाइजेस कि उसका घर तो लेस्टैट के मरते ही खत्म हो गया था। अब दोस्तों ड्यूलैक तो इतने गिल्ट में था कि उसे कभी कभी लेस्टैट दिखने भी लग जाता था। एक एनकाउंटर में लेस्टैट उससे बातें भी करता और वो कहता है कि मैं तुम तक जरूर पहुंचूंगा और हाँ, मैं तुम्हें मार भी दूंगा। ड्यूलैक सेज कि तुम जिंदा होते तो अब तक मुझे मार चुके होते, लेकिन लेस्टैट कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे खुश होने का इंतजार कर रहा हूँ। जब तुम अपनी लाइफ में वापस से खुश होगे तब मैं तुम्हें मारूंगा। अब दोस्तों यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि ये सब कुछ सिर्फ ड्यूलैक की इमेजिनेशन थी एंड दिस प्रूव्स कि वो बहुत गिल्ट में था और ये गिल्ट उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। पर समहाउ क्लॉडिया के खुशी के लिए वो अपने इन इमोशंस को छुपा के रखता था। एक सीन में ड्यूलैक कन्फेस करता है कि उसने अपनी लाइफ में शायद 7000 लोगों की हत्या की है, लेकिन सिर्फ लेस्टैट की मौत ही उससे मर्डर जैसी महसूस होती है और वो कहीं ना कहीं खुद को लेस्टैट का कातिल मानता है। खैर एक रात जब दोनों शहर में घूमते रहते हैं तब वो देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स कॉफिन में मरे हुए डेड बॉडीज पे गोली चला रहे थे एंड इसे देखकर दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि मरे हुए इंसान को वापस क्यों मारा जा रहा है। इस एरिया में सभी घरों के बाहर होली क्रॉस लटकाया हुआ मिलता है और बाइबल भी दिखती है, इंडिकेटिंग कि हो सकता है ये लोग किसी इविल एंटिटी को अपने घर से दूर रखने के लिए इतना सारा जुगाड़ कर रहे हैं। क्लॉडिया को फीलिंग आ जाती है कि जरूर यहाँ पे वैम्पायर्स मिलेंगे। खैर रास्ते में क्लॉडिया एंड ड्यूलैक को दो सोल्जर्स तंग करने लगते हैं और ऐसे में एमिलिया नाम की एक औरत आकर इन दोनों को अपने साथ एक शेल्टर होम ले जाती है। इनफैक्ट एमिलिया ड्यूलैक और क्लॉडिया को सोने की जगह भी देती है। उसी शेल्टर होम में उन्हें मॉर्गन नाम का एक अमेरिकन आदमी भी मिलता है जो कि एमिलिया को लाइक करता था। क्लॉडिया भी शेल्टर होम के बच्चों के साथ खेलने जाती है और यहाँ क्लॉडिया को बच्चे डेयर देते हैं कि वो रात को जंगल में घूम कर दिखाए। नाउ क्लॉडिया को ऑब्वियसली डर तो लगता नहीं था और इसीलिए वो इस डेयर के लिए मान जाती है और उसी सफर के दौरान वो एक अजीब क्रीचर को देखती है जो सोल्जर्स का खून पी रहा था। अब ये क्रीचर आइडियली तो वैम्पायर ही होना चाहिए, लेकिन वो काफी अगली और गंदा सा दिख रहा था। क्लॉडिया उसे बुलाकर कहती है कि देखो मैं भी तुम्हारी जैसी ही एक वैम्पायर हूँ, लेकिन वो क्रीचर क्लॉडिया को धक्का देकर वहां से चला जाता है। बट स्टिल क्लॉडिया अब उत्साहित हो चुकी थी और ऐसे में वो शेल्टर होम वापस आती है और ड्यूलैक को उस क्रीचर के बारे में बताती है। अब ड्यूलैक यहाँ क्लॉडिया की बात को ये कहकर टाल देता है कि वो कोई बबून होगा जो शिकार कर रहा होगा। अब आधी रात को इन दोनों को शेल्टर के डाइनिंग रूम से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और दोनों भाग कर देखने जाते हैं। हम देखते हैं कि एमिलिया को टेबल पर लिटाया हुआ था और उसके गर्दन से खून बह रहा था, इंडिकेटिंग कि ये किसी वैम्पायर का काम है। सोल्जर्स उसे मार देना चाहते थे क्योंकि ऑफ कोर्स उन्हें लग रहा था कि एमिलिया कोई इविल में कन्वर्ट न हो जाए। वहीं मॉर्गन उसे बचाने का पूरा प्रयास कर रहा था। मॉर्गन यहाँ ड्यूलैक से भी मदद मांगता है, लेकिन ड्यूलैक उसकी कोई मदद नहीं करता। इन द एंड सारे लोग मिलकर एमिलिया का सर धड़ से अलग कर देते हैं। अब इस पॉइंट पे ड्यूलैक को क्लॉडिया की बातों पे यकीन हो गया था और दोनों जंगल में छुपकर उस क्रीचर का इंतजार करते हैं। ये क्रीचर आता भी है और ऐसे में दोनों उससे बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक फीमेल वैम्पायर ना जाने कहां से आकर ड्यूलैक पे हमला करती है और वो क्रीचर भी ड्यूलैक पे झपटता है। क्लॉडिया ड्यूलैक को बचाने के लिए उस क्रीचर की आंखें नोच लेती है, जिससे वो औरत ड्यूलैक को छोड़ देती है। अब वो क्रीचर फीमेल वैम्पायर के सर में गोद रखे हुए था कि तभी वो फीमेल वैम्पायर उसे मार देती है। लेटर शी जस्टिफाइज कि तुमने उसकी आंखें निकाल ली थी तो अब वो शिकार कैसे करेगा, इसलिए मैंने उसको मार दिया। नाउ वी कैन से कि एट लास्ट ड्यूलैक एंड क्लॉडिया का इंतजार खत्म हुआ था, क्योंकि वो लोग एक ओल्ड वर्ल्ड वैम्पायर से मिल चुके थे
और इसका नाम था डाशियाना। वो फीमेल वैम्पायर इन्हें अपने घर ले आती है जहां वो सोल्जर्स को वैम्पायर्स में तब्दील करने की कोशिश कर रही थी, ऑल्दो वो कोई खास सफल नहीं हुई थी। ड्यूलैक उसे एक्सप्लेन करता है कि वो स्ट्रॉन्ग इसीलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि यहाँ वो जिन लोगों को हंट कर रही है उन लोगों के खून में नेगेटिविटी, पेन एंड सैडनेस है और इस तरह का खून वार्मथ या न्यूट्रिशन वैम्पायर्स को नहीं दे पाता है जैसा आइडियली वैम्पायर्स को चाहिए। क्लॉडिया उनसे कहती है कि आप हमारे साथ अटलांटिक क्रॉस करके अमेरिका चलिए जहां वापस से स्ट्रॉन्ग बन सकती हैं। क्लॉडिया ये भी पूछती है कि आप जैसे और कितने ओल्ड वैम्पायर्स हैं और यहाँ डासियाना कहती है कि जिसको तुमने मार दिया वो मेरा लास्ट बेटा था और मेरा अब कोई नहीं बचा। क्लॉडिया यहाँ इस इनकाउंटर से खुश थी लेकिन एकदम से वो फीमेल वैम्पायर खुद को आग में जला देती है, इंडिकेटिंग कि वो अपने जगह को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। क्लॉडिया इसे देखकर काफी सदमे में आ जाती है एंड देखा जाए तो उसका जो ड्रीम था वैम्पायर से मिलने का वो कहीं न कहीं शैटर हो चुका था। लेकिन ड्यूलैक यहाँ क्लॉडिया को निराश नहीं होने देता और उसे प्रोत्साहित करता है। ये दोनों अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और एक ट्रक में बैठकर पेरिस पहुंचते हैं। नाउ यहाँ से कहानी प्रेजेंट सीन में आती है जहां में दिखाया जाता है कि अरमांड और ड्यूलैक साथ में इंटरव्यू देने का डिसाइड करते हैं और इसके पीछे उनका ये एजेंडा था कि वो मोलॉय की ओवर स्मार्टनेस को रोक सके क्योंकि मोलॉय अपनी बातों के जाल में ड्यूलैक को फंसा रहा था ताकि वो ड्यूलैक से सारी बातें जान सके और इसी पॉइंट पे एपिसोड 8 खत्म हो जाती है। अब अगले एपिसोड की शुरुआत में हम क्लॉडिया और ड्यूलैक को देख पाते हैं जो कि पेरिस पहुंच गए हैं। पेरिस के अंदर ड्यूलैक काफी खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ उसके साथ कुछ अच्छा होगा, लेकिन क्लॉडिया अब निराश रहने लगी थी। वो बस इसीलिए पेरिस रह रही थी क्योंकि ड्यूलैक इससे खुश था और वो ड्यूलैक की खुशी में बाधा नहीं बनना चाहती थी। ड्यूलैक अब यहाँ एक फोटोग्राफर बन गया था, लेकिन इन दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे दो लोग छुप कर उन पे नजर रखे हुए थे। अब ये दो लोग कौन है ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। यहाँ से कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ पे दोनों वैम्पायर्स इंटरव्यू देते हुए मोलॉय के माइंड को भी पढ़ लेते हैं और वो 1985 पेरिस में हुए एक किस्से को दोहराते हैं जो मोलॉय के लवर एलिस के बारे में थी। उस वक्त मोलॉय ने एलिस को प्रपोज करा था लेकिन वो रिजेक्ट कर दी एंड वो तो तब प्रेग्नेंट भी थी। मोलॉय से परेशान हो जाते हैं बट समहाउ आर्मंड एंड ड्यूलैक को मोलॉय का दुखता नस मिल चुका था व्हिच वाज एलिस। हाउएवर वो अपने इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी वापस पेरिस में आती है जहां क्लॉडिया पेरिस के सड़कों पे घूम रही होती है और वो एक दुकान से अपने लिए एक सिल्क ड्रेस लेती है। वहां की मालकिन थोड़ी रूड होती है लेकिन क्लॉडिया किसी तरह ड्रेस को खरीद लेती है। वहीं ड्यूलैक पेरिस में एक पार्क में घूम रहा होता है जो कि पर्टिकुलरली होमोसेक्सुअल लोगों के लिए था। वहां ड्यूलैक की मुलाकात अरमांड से होती है जो स्पेशली ड्यूलैक से ही मिलने आया था। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि वो व्यक्ति अरमांड ही था जो कि ड्यूलैक पे नजर रखे हुए था। अरमांड ज्यादा कुछ नहीं कहता और वो ड्यूलैक और क्लॉडिया को अपने थिएटर पे इनवाइट करता है जिसका नाम था थिएटर डेस वैम्पायर। अब ड्यूलैक खुश होकर घर जाता है और वो क्लॉडिया से ये बात शेयर करता है कि हमें हमारे जैसे लोग मिल चुके हैं। ऐसे में क्लॉडिया अपना न्यू ड्रेस पहन के ड्यूलैक के साथ थिएटर पे जाती है। ये थिएटर अनकन्वेंशनल और शहर में काफी फेमस भी था। अब अनकन्वेंशनल इसलिए क्योंकि यहाँ का पूरा शो वैम्पायर्स ही चलाते थे, जैसे कि एक्टिंग टू लाइट, स्क्रीन प्ले, सब कुछ वैम्पायर का एक ग्रुप करता था कॉल्ड कॉवेन। अरमांड इनका डायरेक्टर कम लीडर था और इनका मेन आर्टिस्ट था वैम्पायर सैंटियागो। पेरिस के सभी लोग यहाँ प्लेस देखने आते थे लेकिन उनको भनक भी नहीं लगती थी कि यहाँ के लोग सच में वैम्पायर्स थे। और तो और ये लोग प्ले भी वैम्पायर्स वाला ही चुनते थे जिसके लिए वो रियल आदमी को उठा लेते थे। वो लड़के और लड़कियों को स्टेज पे छोड़ देते थे इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस और वो सभी ऑडियंस को ये समझाने की कोशिश करता कि ये लोग सच में वैम्पायर्स थे। लेकिन क्योंकि ये एक ड्रामा कंपनी थी तो लोगों को लगता था कि ये तो नाटक ही कर रहे हैं। लोग उस विक्टिम की बातों पर भरोसा नहीं करते और सैंटियागो सबके सामने उसका हंट करता। लोग खूब खुश होकर तालियां बजाते और उनको स्लाइटेस्ट शक भी नहीं होता कि ये सब तो सच में हो रहा है। और दोस्तों सच में सैंटियागो की एक्टिंग बहुत अच्छी थी और वो अपने काम में माहिर था। खैर पहला शो देखकर क्लॉडिया वाज हाईली इंप्रेस्ड एंड देन वो और ड्यूलैक दोनों बैक स्टेज जाते हैं टू मीट एवरीवन। बैक स्टेज पे पूरा कवन उन्हें वार्मली वेलकम करता है और वो लोग एक दूसरे से परिचित होते हैं। सैंटियागो इनसे पूछता है कि आपका मेकर कौन है, तो क्लॉडिया बात संभालने के लिए झूठ कह देती है कि हमारे मेकर का नाम ब्रूस है और वो कोपेनहेगन से था। हम तो उसे शिकागो में मिले थे और हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते एज उसने खुद को आग में जलाकर मार लिया था। अब हम सब जानते हैं कि ये बिल्कुल झूठ बात है क्योंकि इन दोनों का मेकर लेस्टैट था जिसको इन्होंने ही मारा है। खैर तभी अचानक क्लॉडिया दीवार पे टंगी एक पोर्ट्रेट को देखती है और पूछती है कि ये आदमी कौन है। अरमांड उसे बताता है कि ये हमारे थिएटर के को फाउंडर की तस्वीर है जिनका नाम है लेस्टैट डी लायन काउंट। जी हाँ दोस्तों, ये थिएटर पहले लेस्टैट ही चलाता था और दोनों ये देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ मोलॉय ड्यूलैक से पूछता है कि तुम्हें पता नहीं था कि ये होने वाला है, और इसका मतलब यह है कि अरमांड लेस्टैट को तुमसे भी पहले जानता था। इस पे
अरमांड अग्री करता है और वो एक्सेप्ट करता है कि वो बहुत टाइम पहले से लेस्टैट के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व भी था, लेकिन अरमांड के हिसाब से वो कोई सीरियस बात नहीं थी और इस पॉइंट पे कहानी में लिटरली कुछ भी हो रहा है। खैर कहानी वापस क्लॉडिया और ड्यूलैक पे आती है, जहां वो दोनों घर वापस आकर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, जहां क्लॉडिया इंश्योर्स कि हमें चुप रहना है और किसी को हम पे शक नहीं होना चाहिए। क्लॉडिया यहाँ इस इंसिडेंट के बाद वहां प्रेजेंट सभी लोगों के माइंड को भी रीड की थी और किसी को इन पे शक तो नहीं हुआ था। वहीं ड्यूलैक की बात की जाए तो वो तो अब चाहता भी नहीं था कि वो कोवेन में किसी से भी मिले, क्योंकि ऑफ कोर्स दिस वाज डेंजरस। अगर उन्हें पता चल जाता कि लेस्टैट को ड्यूलैक मारा है तो वो लोग कुछ भी कर सकते थे। पर दोस्तों क्लॉडिया को अब मजा आने लगा था और वो अब रोज थिएटर में प्ले देखने जाना चाहती थी एंड क्लॉडिया तो किसी और की सुनेगी नहीं, तो ऑफ कोर्स इन्हें थिएटर जाना ही पड़ रहा था। आगे ड्यूलैक को लेस्टैट का रखा हुआ एक खत भी मिलता है जो काफी इमोशनल था और इस सीन को मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता एज इट वाज मोर ऑफ ए ड्रामा। खैर आगे एक रात कोवेन ड्यूलैक और क्लॉडिया को हंट के लिए इनवाइट करता है, जहां सारे लोग मिलकर बाइक में बैठ के हंट करने निकलते हैं। वो लोग एक मैंशन में घुस के तबाही मचा देते हैं और क्लॉडिया तो इससे काफी खुश थी। ड्यूलैक और अरमांड मैंशन के बाहर ही बातें करने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अरमांड ड्यूलैक को काफी चाहता है, लेकिन ही ऑल्सो सेज कि तुम्हें अपने थॉट्स को ब्लॉक करना नहीं आता, क्योंकि लास्ट टाइम जब तुम लेस्टैट लायन काउंट का नाम सुने थे तो आई कुड सेंस कि तुम्हारे माइंड में कुछ हलचल हुई थी। अरमांड कहता है कि देखो मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारे और लेस्टैट के बीच क्या हुआ था, लेकिन मैं तुमसे सच सुनने की आशा करता हूँ। और हाँ एक और बात कि कोवेन में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो बेहतर होगा कि लेस्टैट का नाम सुनते ही तुम अपने थॉट्स को ब्लॉक करना सीखो और मैं तुम्हें इस काम में मदद कर सकता हूँ। अब यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ ड्यूलैक मोलॉय से कहता है कि क्या तुम जानना चाहते हो एलिस ने क्यों तुम्हें रिजेक्ट करा। मोलॉय हाँ कहता है और ड्यूलैक कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा अगर वो तुम्हें याद करती है तो। इससे इंटरव्यूअर थोड़ा दुखी हो जाता है, इंडिकेटिंग कि ये दोनों अब मोलॉय को मैनिपुलेट करेंगे और यहीं पे 9th एपिसोड खत्म हो जाती है। अब 10वें एपिसोड की शुरुआत में हम मोलॉय को एक रेस्टोरेंट में बैठे कुछ लिखते हुए पाते हैं। He was trying to concentrate on it कि तभी उसके साइड में बैठा हुआ आदमी उससे कुछ कहने लगता है। वो आदमी पूछता है कि क्या आप डैनियल मोलॉय हो, अगर हाँ तो मैंने तुम्हारी किताबें पढ़ी है। वो ये भी कहता है कि तुम्हारा लैपटॉप अब उनके कंट्रोल में है और बुरी बात यह है कि अब वो 2 लोग हैं। देन ये बंदा कहता है कि मैं एक फर्म से हूँ जिसके बारे में उन दोनों ने तुमसे अब भी जिक्र नहीं किया है। लास्ट मंथ तुम उन जैसे 900 को ट्रैक कर रहे थे ना, लेकिन हमने इस महीने 1600 को ट्रैक करा है। अब वो आदमी ऐसे ही और भी अजीब अजीब बातें करने लगता है और आगे वो आदमी ये भी कहता है कि तुम अकेले नहीं हो इस मिशन पे, तुम जैसे और 4 लोग थे जो शायद अब तक जिंदा भी नहीं हैं। वो व्यक्ति अपना नाम रैगलम जेम्स बताता है और वो कुछ कंप्यूटर फाइल्स की भी बातें करता है। अब मोलॉय इस आदमी से काफी परेशान हो जाता है और उसे वहां से भगा देता है, लेकिन हम व्यूअर्स के मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर ये आदमी कौन था जिसे मोलॉय के राज के बारे में पता है। आप वीडियो में बने रहिए, आपको इसके बारे में आगे जरूर पता चलेगा। खैर इसके बाद मोलॉय ड्यूलैक के अपार्टमेंट में लौटता है और उसकी अरमांड से बहस हो जाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंतित वो इस बात से था कि क्या उसका लैपटॉप सच में हैक्ड है। वो बार बार अपने लैपटॉप में कुछ क्लूज ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिससे उसे पता चल सके कि क्या उसका लैपटॉप कॉम्प्रोमाइज्ड है या नहीं। खैर तो इसके बाद आर्मंड अपने लेस्टैट से मिलने की कहानी सुनाता है। इट वाज द ईयर 1556। तब आर्मंड और उसका वैम्पायर ग्रुप यानी कि कवेन आम लोगों से छुपकर रहते थे। वो लोग खुद को सैटन के डिवोटी मानते थे और उनकी लाइफ काफी दुखदाई और कष्टों से भरी थी। वो लोग कुछ लॉज भी फॉलो किया करते थे जिसके वॉयलेट होने पे उन्हें सजा मिलती थी। उन्हीं लॉज में 4th लॉ था कि कोई भी वैम्पायर किसी इंसान के सामने अपना वैम्पायर नेचर शो नहीं कर सकता था। लेकिन आर्मंड ने लेस्टैट के बारे में सुना था जो खुलेआम लोगों को अपनी शक्ल दिखाता था थ्रू हिज एक्टिंग इन द थिएटर्स डेस वैम्पायर। ऐसे में आर्मंड एक दिन लेस्टैट से मिलने भी जाता है एंड ही गॉट अट्रैक्टेड टू लेस्टैट। ऐसे में वो सोचता है कि उसको लेस्टैट को अपने कब्जे में लाना ही पड़ेगा। फिर वो लेस्टैट को थ्रू माइंड कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं मैग्नस से ज्यादा ध्यान रखूंगा तुम्हारा। ये सब कहकर वो भी उसे वैसे ही मैनिपुलेट करता है जैसे लेस्टैट ने कभी ड्यूलैक को किया था। बट लेस्टैट इतना ओबीडिएंट तो था नहीं ना, सो ही रिजेक्ट्स। कुछ दिन तक अरमांड लेस्टैट का पीछा करता है एंड डिस्कवर्स कि लेस्टैट निकी नाम के इंसान से प्यार करता था। लेस्टैट के बेपरवाह जीवन से अरमांड के ग्रुप वाले वैम्पायर्स भी काफी इंप्रेस थे क्योंकि लेस्टैट की लाइफ काफी शानदार थी। तो एक शाम अरमांड लेस्टैट से मिलता है और उससे फाइट करके निकी को अपने डेरे में ले जाता है। अरमांड बहुत पावरफुल वैम्पायर था एंड ही हैड मोर पावर्स देन लेस्टैट। लेस्टैट निकी को वापस लाने के लिए अरमांड के डेरे में जाता है और वो कवन के मेंबर्स से कहता है कि गॉड एंड सेटन दोनों ही इंसान के अंदर होता है, तो उन्हें अपनी लाइफ बर्बाद करने की जरूरत नहीं है इन सुपरफिशियल रूल्स को मेंटेन करने के चक्कर में। दे कैन लिव फ्रीली एंड द वे दे वांट टू, जस्ट लाइक लेस्टैट। ये सुनकर अरमांड के कवन के सारे लोग लेस्टैट की बात मानते हैं और पूरे शहर में हैवॉक मचा देते हैं। ऑफ कोर्स इससे काफी सारा डैमेज होता है, इनफैक्ट कई वैम्पायर्स की तो जान भी चली जाती है। तो अब लेस्टैट अरमांड के पास आता है ताकि वो और भी नॉलेज गेन कर सके, जैसे हवा से आग बनाना, देन
टाइम को बेंड करना एंड और भी बहुत कुछ। लेस्टैट अब अरमांड के साथ ही हैंग आउट करने लगा था और उसने अपने लवर निकी को भी डिच कर दिया था। और ये जो प्लेज के दौरान शिकार करने की टेक्निक है ना, ये भी लेस्टैट के ही दिमाग की उपज थी। लेस्टैट कुछ टाइम तक अरमांड के साथ रोमांटिकली भी इन्वॉल्व रहा, बट लेटर वो थिएटर कविन एज वेल एज अरमांड को छोड़ के चला गया। एंड आफ्टर दैट हार्ट ब्रेक 150 साल बाद अरमांड को ड्यूलैक मिला, जिससे अब वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। अब हम आते हैं क्लॉडिया एंड ड्यूलैक के पेरिस की कहानी में, जहां क्लॉडिया भी कविन में शामिल हो गई थी एंड शी ऑल्सो वांटेड टू एक्ट ऑन स्टेज। लेकिन इससे पहले कविन के लोग उसे मैनुअल काम करना सिखा रहे थे एंड शी वाज बॉन्डिंग विद एवरीवन। एक रोज वो डिस्कवर करती है कि अगर कोई वैम्पायर कविन के 5 रूल्स को नहीं मानता है तो बाकी वैम्पायर्स मिलके उसे इलेक्ट्रिक बर्डियल्स में जला देते हैं एज पनिशमेंट। उसी दौरान एक शाम ड्यूलैक और अरमांड शाम की वॉक पे निकलते हैं और अरमांड ड्यूलैक से अपनी दिल की बात इजहार करता है। मतलब वो ड्यूलैक से कहता है कि वो उससे प्यार करता है। ड्यूलैक भी थोड़ा खुश होता है, लेकिन साथ ही उसे लेस्टैट के विजन्स भी आते हैं डिपिक्टिंग कि ही स्टिल थिंक्स अबाउट हिम। ड्यूलैक ये भी कहता है कि मुझे कविन ज्वाइन नहीं करना क्योंकि मैं पेरिस में अपनी आइडेंटिटी ढूंढने आया हूँ और मुझे थिएटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब प्रेजेंट में मोलॉय को किसी आरजे नाम के आदमी का टेक्स्ट आता है और मोलॉय किसी तरह इस टेक्स्ट को दोनों वैम्पायर से छिपाता है। देन यहाँ कुछ फाइल्स भी ओपन हो जाते हैं एंड ये सब क्या हो रहा है ये तो हमारे लिए भी सीक्रेट ही था जो कि आगे खुलेगा। खैर यहाँ से कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहां हम ड्यूलैक और अरमांड को एक बार के अंदर बहस करते पाते हैं। ये बहस थी अबाउट इविल एंड हाउ टू मेजर इट। और इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान ड्यूलैक अरमांड से अपना पास्ट शेयर करता है, यानी कि वो सब बताता है कि कैसे वो लेस्टैट के साथ रिलेशनशिप में था और कैसे उसने लेस्टैट को मार दिया। अरमांड कहता है कि मुझे तो पहले दिन से ही सब पता था और मैं तो सिर्फ तुम्हारे कन्फेशन का वेट कर रहा था। ये सीन काफी टेंस्ड हो जाता है और ड्यूलैक वहां से उठ के घर जाने लगता है और रास्ते में ही अगेन इनकाउंटर्स लेस्टैट। आई मीन ड्यूलैक अब बहुत ज्यादा हेलुसिनेट करने लग गया था और वो लेस्टैट समझ के किसी और आदमी को पार्क में मार डालता है। अब उस रात ड्यूलैक और क्लॉडिया भी लेस्टैट के बारे में बात करते हैं एंड देन क्लॉडिया ये भी बताती है कि नेक्स्ट वीक वो कविन ज्वाइन कर रही है एंड देन ड्यूलैक को वहां प्रेजेंट रहने कहती है। ड्यूलैक भी प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं प्रेजेंट रहूंगा, जिसके बाद दोनों सोने जाते हैं। नाउ प्रेजेंट टाइम में मोलॉय के पास एक न्यूज आर्टिकल आता है रिलेटेड टू अ फायर इन थिएटर डेस वैम्पायर्स एंड ही रीड्स इट। लेकिन ये आग कैसे लगी थी ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। नाउ बैक टू ड्यूलैक एंड क्लॉडिया स्टोरी, जहां सैंटियागो अरमांड से कहता है कि पुलिस को एक म्यूटिलेटेड बॉडी मिली थी पार्क में एंड ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि ये काम ड्यूलैक का था एंड इट इज अगेंस्ट द रूल्स, क्योंकि इससे सारे वैम्पायर्स खतरे में आ सकते हैं। तो हाँ अब ड्यूलैक को सजा तो मिलनी चाहिए ना। इस पे अरमांड कहता है कि चलो पहले परफॉर्मेंस खत्म किया जाए और सेरेमनी के बाद मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए एज अ लीडर। ये सब थ्रू माइंड चल रहा था बिटवीन सैंटियागो एंड अरमांड। तो परफॉर्मेंस के बाद क्लॉडिया को कविन में शामिल कर लिया जाता है, जहां हम वैम्पायर के 5 लॉज को सुनते हैं। यहाँ अरमांड ड्यूलैक को लेकर ग्राउंड टनल्स होते हुए चलते रहता है और अरमांड ड्यूलैक को कन्फ्रंट करता है एंड ही सेज कि तुमने एक बॉडी पार्क में छोड़ दिया था एंड तुमने सबके सामने हमें एक्सपोज कर दिया है। तुम्हारा ये केयरलेसनेस हमारे लिए खतरा हो सकता है और तुम्हें पता है 5th रूल क्या है? वो ये कि कोई भी वैम्पायर कविन मास्टर के अनुमति के बिना किसी और वैम्पायर को नहीं मार सकता। देखा जाए तो इस रूल को ड्यूलैक एंड क्लॉडिया दोनों ने ब्रेक करा था। अब ड्यूलैक रोते हुए अरमांड से कहता है कि ठीक है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन तुम क्लॉडिया का ख्याल रखना। बट टू अ सरप्राइज अरमांड उसकी सारी गलतियों को माफ कर देता है क्योंकि वो तो ड्यूलैक से बहुत प्यार करता था। और मैं आपको बता दूं कि ये भी एक रूल था कि कविन लीडर अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकता है। तो हाँ अरमांड ये डिसीजन ले सकता था। सो वी कैन से कि ड्यूलैक बच गया और उस रात दोनों इंटीमेट भी होते हैं। ऑन द अदर हैंड क्लॉडिया को एक ड्रेस गिफ्ट किया जाता है टू प्ले द रोल ऑफ लिटिल बर्ड इन देयर न्यू ड्रामा। क्लॉडिया काफी खुश थी क्योंकि वो कविन ज्वाइन कर रही थी, लेकिन उसे बुरा भी लग रहा था कि उसको एक बच्ची का रोल दिया गया है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। नाउ 11th एपिसोड, जो कि इस वीडियो की फाइनल एपिसोड है, और यहाँ हम शुरुआत में क्लॉडिया को अपना पहला परफॉर्मेंस देते हुए देखते हैं जो कि काफी हिट हो जाती है। मतलब क्लॉडिया काफी अच्छी एक्टिंग करी थी और सब लोगों को उसकी परफॉर्मेंस काफी पसंद आई। इस प्ले में उसका कैरेक्टर बेबी लू का था जिसे पूरा पेरिस पसंद करता है। तो इसके बाद क्लॉडिया बार बार ये परफॉर्मेंस करने लगती है और ऑल्दो वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेम परफॉर्मेंस देके अब बोर होने लग गई थी। ऐसे में एक दिन अरमांड उसे डायरेक्टली क्वेश्चन करता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आज तुम्हारी एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं थी। इस पर क्लॉडिया कहती है कि मैं एक फियर्स वैम्पायर हूँ जो एक बच्चे की बॉडी में ट्रैप्ड है और मैं यहाँ बच्चों वाली एक्टिंग कर रही हूँ, स्माइल करना, खुश रहना, गाना गाना, और ये सब अब मुझसे नहीं हो रहा, इसलिए इससे बेहतर होगा कि आप मुझे बैक स्टेज का काम दे दो। इसके रिप्लाई में अरमांड गुस्सा हो जाता है और पनिशमेंट के तौर पे ये ऑर्डर किया जाता है कि तुम अब ऑफ स्टेज भी बेबी लू का कॉस्ट्यूम नहीं चेंज करोगी। मतलब जब तक क्लॉडिया के अंदर अपने एक्टिंग का पैशन वापस नहीं आ जाता तब तक वो उसी कॉस्ट्यूम में रहेगी। अब सैंटियागो को इससे आपत्ति थी और वो अरमांड से पूछता है कि तुम सिर्फ क्लॉडिया को ही सजा क्यों देते हो? मतलब गलतियां तो ड्यूलैक भी करता है, लेकिन सजा सिर्फ इस बच्ची को ही क्यों
दिया जाता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि अरमांड के कवन के जो मोस्ट ऑफ द वैम्पायर्स थे उन्हें ड्यूलैक के कवन में ज्वाइन करने से दिक्कत थी। इनफैक्ट वो लोग जेलस थे कि अरमांड कैसे ऐसे आदमी को, मतलब ड्यूलैक जैसे आदमी को इतना सर पे चढ़ा के रखा है। अरमांड यहाँ कुछ तो रिप्लाई देने लग जाता है कि ड्यूलैक प्रॉपर प्रिकॉशन लेता है, लेकिन सैंटियागो फाइनली मेन क्वेश्चन पूछ ही लेता है, व्हिच वाज कि क्या तुम दोनों पार्टनर्स हो, और इसके जवाब में अरमांड यस कहता है और ड्यूलैक उसी समय नो कहता है। फिर हम अगले सीन में ये समझ पाते हैं कि ड्यूलैक अरमांड से प्यार तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लेस्टैट की मेमोरीज की वजह से रिलेशनशिप को फुल फ्लेजेडली एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। स्टिल अरमांड उसके साथ रहने का वादा करता है, शोइंग हाउ मच ही लव्स ड्यूलैक। अब प्रेजेंट में मोलॉय इन दोनों वैम्पायर से थिएटर में लगी आग के बारे में पूछता है। इस पे अरमांड क्रॉस क्वेश्चन करता है कि तुम्हें कैसे पता कि थिएटर में आग लगी थी, क्योंकि आर्काइव में तो ये जानकारी थी नहीं। इस पे मोलॉय झूठ बोल देता है कि मेरे एक सहकारी ने मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन दी थी। तभी मोलॉय कुछ कंफ्यूज सा हो जाता है और हम गेस कर पाते हैं कि अरमांड उसके मेमोरीज में घुसकर उसके पास्ट को देख पा रहा था, लेकिन सून इंटरव्यू शुरू हो जाती है। तो अगेन पास्ट में हम क्लॉडिया को फर्नेस रूम में अपने डायरी में कुछ लिखते हुए देखते हैं जो कि उसकी हॉबी थी, लेकिन ऐसा करते हुए सैंटियागो उसे पकड़ लेता है। वो बताता है कि वैम्पायर्स का थर्ड रूल है कि कोई भी वैम्पायर उनके हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं लिखेगा। इस पे क्लॉडिया कहती है कि ये तो बस उसकी हॉबी है, लेकिन सैंटियागो बताता है कि अरमांड रूल्स का बहुत पक्का है और उसने एक बार एक वैम्पायर को जला दिया था जस्ट बिकॉज उसने उसकी मर्जी के बिना किसी मॉर्टल को वैम्पायर बनाया था। ये सुनते क्लॉडिया अपने डायरी को फेंक देती है और सैंटियागो कहता है कि कोई बात नहीं, ये हमारे बीच का सीक्रेट रहेगा। खैर तो आगे क्लॉडिया सड़कों पे घूम घूम कर थिएटर के एडवर्टाइजमेंट को बांटती थी और वो उस लेडी से भी मिलती है जिससे उसने एक सिल्क ड्रेस खरीदी थी। उसे अपना प्ले देखने इनवाइट भी करती है और उसी रात पूरा कविन एंड ड्यूलैक मिलकर डिनर करने जाते हैं। तो वहां सैंटियागो ड्यूलैक से बहस करते हुए ये पता लगा लेता है कि वो शिकागो से नहीं बल्कि न्यू ऑरलिन्स से है। ड्यूलैक बहुत गुस्सा हो जाता है एंड ऑलमोस्ट दोनों में हाथापाई हो जाती है। इस पॉइंट पे हम समझ पाते हैं कि सैंटियागो और ड्यूलैक की अब बिल्कुल भी नहीं बन रही। नाउ वी टॉक अबाउट ड्यूलैक, वो अपना करियर फोटोग्राफी में बनाना चाहता था, लेकिन उसे पब्लिशिंग हाउस एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मोलॉय भी उसके पिक्चर्स को देखता है, लेकिन टू ड्यूलैक सरप्राइज उसके खींची हुई फोटोज की जगह कई और फेमस आर्टिस्ट के फोटोग्राफ्स थे। अब मोलॉय कुछ सोचता है, इससे पहले अरमांड उसके मेमोरीज में घुस जाता है और हम एक लड़की की झलकियां देख पाते हैं who was wrapped in plastic and probably she was dead। शायद ये इंडिकेशन था कि मोलॉय के पास्ट में भी कुछ खतरनाक तो जरूर हुआ था। खैर अब अरमांड एंड ड्यूलैक पेरिस के एक म्यूजियम में जाते हैं जहां अरमांड उसे अपनी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि मेरा मेकर एक महान आर्टिस्ट था नेम्ड मॉरियस डी रोमानस। वो एक पेंटिंग के माध्यम से अपनी कहानी बताता है कि उसका नाम अरुण था और उसको 15 साल की उम्र में एक ब्रॉथल से रेस्क्यू किया गया था। उसके पेरेंट्स इतने क्रूर थे कि उन्होंने अरुण को दिल्ली के एक मर्चेंट बोट में बेच दिया था एज स्लेव। तब उसी बोट से उसके मेकर ने उसे बचाया और उसका न्यू नाम रख दिया अमेडियो। उसका मेकर एक अच्छा आदमी था एंड इवन आफ्टर बीइंग ए वैम्पायर वो अरमांड को वैम्पायर नहीं बनाना चाहता था। अरमांड उसे पूरी तरह से सर्व करता था, लेकिन अचानक उसे एक बीमारी हो गई और उसके मास्टर ने शायद उसे सेव करने के लिए उसे वैम्पायर में तब्दील किया। फिर रोम के कवन ने उसका नाम अरमांड रखा और उसके बाद रोम के कवन ने उसके मेकर के स्टूडियो में आग लगा दी और उसके मास्टर को भी जला दिया। इसके बाद उन्हीं लोगों ने उसे पेरिस भेज दिया टू रूल ओवर द कवन जो मैग्नस का हुआ करता था। और दोस्तों आपको याद है ना कि मैग्नस लेस्टैट का मेकर था। तो ऐसे हुई पूरी साइकिल कंप्लीट। अब आपको सारी हिस्ट्री पता चल गई होगी। खैर तो इसके बाद हम क्लॉडिया को उस लेडी की दुकान में देखते हैं जहां वो एक न्यू ड्रेस ट्राई कर रही थी और अब वो लेडी क्लॉडिया की दोस्त भी बन गई थी। दोनों अपना दुख बांटते हैं, हालांकि क्लॉडिया ये तो नहीं बता सकती थी कि शी इज अ वैम्पायर। ऑल्दो ये दोनों एक दूसरे से बात करके एक दूसरे के लिए सिंपैथाइज जरूर करते हैं। तभी अरमांड आकर क्लॉडिया को वहां से ले जाता है और वो क्लॉडिया को डांटता है एंड कहता है कि तुम दोस्ती वगैरह मत रखो उससे। लेकिन क्लॉडिया गुस्से में कहती है कि तुम्हें भी पता है कविन के लोग अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, तभी तुम खुद भी ड्यूलैक के पास जाते हो, लेकिन तुम हमें बहुत डिफरेंटली ट्रीट करते हो। इस पर अरमांड कहता है कि तुमने अपने मेकर के साथ जो किया था उससे तो बेटर ही मैं तुम्हें ट्रीट करता हूँ। ये सुन के क्लॉडिया शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि देखा जाए तो अरमांड को सब पता था और सैंटियागो भी ये सब छुप कर देख रहा होता है, जिसे अरमांड पकड़ लेता है एंड पब्लिकली थ्रेटन करता है। अब घर आकर क्लॉडिया ड्यूलैक से झगड़ती है, सेइंग कि तुम्ही ने उसे सब कुछ बताया होगा और तुम बार बार मुझसे ऊपर दूसरे लोगों को प्रायोरिटी देते हो। इस झगड़े के बाद ड्यूलैक वॉक करने बाहर निकल जाता है और अपने साथ वो लेस्टैट की भी यादों को ले जाता है। वो तो हमेशा लेस्टैट को साथ ही देखता था ना, तो वो डिसाइड करता है कि आज इस रात के बाद वो लेस्टैट की यादों से मूव ऑन करेगा और अपना लाइफ अरमांड के साथ ही बिताएगा। उसने पार्क में अरमांड को भी बुलाया था और उससे कविन के बारे में बात करता है और हमें पता चलता है कि सैंटियागो अरमांड से जेलस था और वो अब कविन का लीडर बनना चाहता था। लेकिन अरमांड को किसी और चीज से नहीं बल्कि सिर्फ ड्यूलैक से मतलब था, क्योंकि वो ट्रूली ड्यूलैक से बेहद प्यार करता था। और ड्यूलैक को ऑप्शन भी देता है कि तुम पेरिस छोड़ के सबसे दूर जा सकते हो, लेकिन ड्यूलैक कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और पेरिस में ही रहूंगा। ड्यूलैक सजेस्ट करता है कि सैंटियागो को कवन लीडर बना दो और उसे फेल होते हुए देखो,
या तुम एटलीस्ट उसके इनकॉम्पिटेंसी को सबके सामने ले आओ। अरमांड वाज वेरी क्लियर कि उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा ड्यूलैक ही चाहिए था और इस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब ड्यूलैक घर से निकला था पार्क की तरफ, तब सैंटियागो उसके फ्लैट में घुस गया था ताकि वो ड्यूलैक के पास्ट के बारे में सर्च कर सके और उसके हाथ लग जाती है क्लॉडिया की वो सारी डायरीज जिसमें लेस्टैट के बारे में सब कुछ लिखा था। डायरी हाथ लगने पे सैंटियागो खुश हो जाता है और वहां से निकल जाता है और हम ये समझ पाते हैं कि सैंटियागो अब अरमांड को कवन लीडर के पोजीशन से तो हटाएगा ही, साथ ही वो ड्यूलैक के साथ भी कुछ बुरा करेगा। अब यहाँ से कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है जहां मोलॉय रोम कवन के बारे में सर्च करते हैं, लेकिन उसी वक्त उन्हें फिर से फ्लैशबैक्स आते हैं। यहाँ हम 1973 के इंटरव्यू की भी कुछ झलक देख पाते हैं और मोलॉय कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन उसे अपने लैपटॉप में अपने नेम से भी एक फोल्डर मिलता है जहां कुछ फोटोग्राफ्स थी। देन वहां कुछ टेप रिकॉर्डिंग्स भी थी, लेकिन हम व्यूअर्स इसका मतलब कुछ ज्यादा समझ नहीं पाते। तो फिल्म के शुरुआत में हम लोरेटा नामक लेडी से मिलते हैं जो कि अपनी कहानी बता रही होती है। लोरेटा जब हाई स्कूल में थी तो उसे अपने सब्स्टिट्यूट इंग्लिश टीचर कॉरिन से प्रेम हो गया था। लोरेटा के पेरेंट्स को यह रिश्ता पसंद नहीं था, इसीलिए सिर्फ 19 साल की उम्र में लोरेटा अपने पेरेंट्स को छोड़ दी और कॉरिन से शादी कर ली। इनके 2 बच्चे हुए जिनके नाम थे बेका और टाइलर। लेकिन 10 साल की रिलेशनशिप के बाद कॉरिन अपने परिवार को छोड़ के किसी और लड़की के साथ कैलिफोर्निया भाग गया। इस इंसिडेंट को 5 साल हो गए हैं और तब से लोरेटा ही अपने दोनों बच्चों को पाल रही है और इतने सालों में वो कभी भी अपने पेरेंट्स से नहीं मिली, नहीं लोरेटा के बच्चे अपने नाना नानी से मिले हैं। लेकिन हाल में लोरेटा के पेरेंट्स उससे इंटरनेट पे बात किए और वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलना चाहते हैं। अब लोरेटा तो उनसे नहीं मिलने वाली, लेकिन लोरेटा के बच्चे अपने नाना नानी से मिलने की जिद करने लगे। ऐसे में लोरेटा उन्हें ट्रेन पे बिठा देती है ताकि बेका और टाइलर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जा सके फॉर 1 वीक। उनके जाने से पहले लोरेटा उनसे कहती है कि 19 साल की उम्र में जब वो अपने पेरेंट्स को छोड़ी थी तो वहां कुछ तो कांड हुआ था। अब क्या कांड हुआ था वो टाइलर और बेका अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ही पूछ ले। अपने बच्चों को छोड़ने के बाद लोरेटा अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ क्रूज शिप पे जाएगी ऑन अ स्मॉल वेकेशन। अब इस पॉइंट में मैं आपको बता दूं कि ये पूरी फिल्म बेका और टाइलर कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब उनके रिकॉर्डिंग की क्लिपिंग्स को ही फिल्म बनाई गई है। बेसिकली बेका एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है, वहीं टाइलर अपनी बहन की मदद कर रहा है। तभी तो ये फिल्म फाउंड फुटेज स्टाइल में है। टाइलर को रैपिंग का शौक है और वो खुद को टी डायमंड बुलाता है। खैर दोनों भाई बहन ट्रेन पे बैठ के मेसन विले पहुंचते हैं जहां स्टेशन पे इनके ग्रैंड पेरेंट्स इनका वेलकम करते हैं। ये लोग अपने नाना को पॉप पॉप और नानी को नैना कह के पुकारते हैं और आगे मैं भी इन्हें पॉप पॉप और नैना ही बोलूंगा। अब ग्रैंड पेरेंट्स का घर मेसनविल स्टेशन से काफी दूर था और वो टाइलर एंड बेका को कार में बिठाकर घर पे लाते हैं। इस जगह पे फोन नेटवर्क नहीं था, लेकिन लैन केबल जरूर था। इनिशियली तो ग्रैंड पेरेंट्स बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे, जैसे टाइलर का रैप सुनना, बेका के डॉक्यूमेंट्री के रिकॉर्डिंग्स को लेकर उत्सुक होना, अपना पूरा घर दिखाना एंड ऑल दैट। लेकिन जल्द ही चीजें वियर्ड होने लगती है। सबसे पहले मंडे रात को पॉप पॉप कहते हैं कि इन्हें 9:30 के बाद कमरे से बाहर नहीं निकलना है, यानी कि सो जाना है, और इन्हें किसी भी हाल में घर के बेसमेंट में नहीं जाना है एज वहां मोल्ड है जिससे ये बीमार हो सकते हैं। लेकिन उस रात जब बेका कुकीज लेने देर रात बाहर जाती है तो वो अपनी नैना को अजीब तरह से उल्टी करता हुआ पाती है। इससे बेका बहुत डर जाती है और अगली सुबह यानी ट्यूसडे मॉर्निंग वो पॉप पॉप से इसके बारे में पूछती है। पॉप पॉप का कहना था कि नैना बीमार रहती है और कल रात तो उनका स्टमक अपसेट हो गया था। अब उस दिन टाइलर नोटिस करता है कि पॉप पॉप घर के बाहर वाले शेड में जाते हैं जिसे वो लॉक करके रखते हैं। खैर दिन में ये दोनों बच्चे घर के नीचे हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं जब एकदम से नैना इनके पीछे वियर्ड वे में भागने लगती है। वो कहती है कि मैं भी हाइड एंड सीक खेल रही थी, लेकिन उनकी हरकत नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थी। इसके बाद जब पॉप पॉप और नैना वॉकिंग करने जाते हैं तो यहाँ कोई डॉक्टर सैम उन्हें खोजते हुए आता है। बेका उनसे मिलती है और डॉक्टर सैम बताते हैं कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स पास के हॉस्पिटल में पेशेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, लेकिन लास्ट विजिट के टाइम वो नहीं आए और इसलिए डॉक्टर सैम उन्हें अगली विजिट के लिए इनवाइट करने आए थे। अब सैम के जाने के बाद टाइलर घर के बाहर वाले शेड में चुपके से जाता है जहां उसे ढेर सारी यूज्ड एडल्ट डाइपर्स दिखते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स के आने के बाद जब टाइलर नैना से इस बारे में पूछता है तो नैना कहती है कि पॉप पॉप बूढ़े हो गए हैं तो उनसे अपना बॉवल मूवमेंट कंट्रोल नहीं होता, मतलब उनकी निकल जाती है और इसलिए वो डाइपर पहनते हैं और इस डाइपर को एक जगह जमा करते हैं और उसे जला देते हैं। अब पॉप पॉप को ये सारी बात बच्चों को बताने में शर्म आती है क्योंकि ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, लेकिन उनके साथ ऐसा हो रहा है इसीलिए वो डाइपर को शेड में रखते हैं। खैर तो इसके बाद पूरी फैमिली कार में बाहर जाते हैं जहां एक जगह पॉप पॉप एकदम अजीब तरह से बिहेव करते हुए एक अनजान आदमी पे हमला कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो अनजान आदमी इनका पीछा कर रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब उस रात बेका और टाइलर को अपने कमरे के बाहर थोड़ी आवाज आती है और चेक करने पे वो नैना को नग्न हालत में दीवार पे स्क्रैच करते हुए पाते हैं। ये दृश्य देख
टाइलर तुरंत दरवाजा बंद करता है। नाउ वेडनेसडे की सुबह ही बच्चे नोटिस करते हैं कि पॉप पॉप किसी कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए तैयार होने लगे थे, जबकि ऐसी कोई पार्टी थी ही नहीं। वहीं नैना भी बेका को ओवन में घुस के ओवन साफ करने के लिए कहती है, आई मीन ऑब्सेसिव क्लीनिंग, और एक समय तो लग रहा था कहीं वो ओवन चला ना दे। इट वाज क्लियर कि ग्रैंड पेरेंट्स मेंटली साउंड नहीं थे और टाइलर इस बात को लेकर थोड़ा परेशान था। टाइलर और बेका अपनी मॉम को स्काइप कॉल करके सब बताते हैं और उनकी माँ कहती है कि बुढ़ापे में ये सब कॉमन है। खैर इसके बाद बेका नैना को अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू देने कहती है। इंटरव्यू के दौरान बेका नैना से पूछती है कि जिस दिन आपकी बेटी घर छोड़ के गई थी उस दिन कुछ कांड हुआ था क्या, और अगर हुआ था तो क्या हुआ था। ये सुन के नैना एकदम अजीब रिएक्ट करती है और बेका को इंटरव्यू रोकनी पड़ती है। अब दिन में टाइलर लिविंग रूम में हिडन कैमरा छुपाने की सोचता है ताकि वो रिकॉर्ड कर सके कि रात में घर के अंदर होता क्या है, मतलब नैना क्या सब करती हैं। लेकिन बेका उसे हिडन कैमरा डालने से रोक लेती है। अब उस रात फिर से नैना अजीब तरह से घर में घूम रही थी, जो कि ये दोनों बच्चे देखते हैं। नाउ थर्सडे मॉर्निंग को बच्चे नैना को कुएं में झांकते देखते हैं, लेकिन चेक करने पे इन्हें कुएं में कुछ नहीं मिलता। इसके बाद बेका और टाइलर एक दूसरे के इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें हम इनके बारे में कुछ बातें जान पाते हैं। लाइक टाइलर बताता है कि जब वो 8 साल का था तो वो एक रग्बी गेम के दौरान फ्रीज हो गया था, और क्योंकि वही लास्ट डिफेंस था तो उसकी टीम हार गई। उस घटना के बाद ही इनके पिता इन्हें छोड़ के चले गए थे, और टाइलर कहीं ना कहीं सोचता है कि सब उसकी गलती है। मतलब ऑफ कोर्स ऐसा है नहीं, लेकिन टाइलर के मन में ये बात रहती है। वहीं बेका कभी खुद को मिरर में नहीं देखती, एज वो खुद को वैल्यू नहीं करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इनके पिता इन्हें छोड़ के गए थे तो वो बेका के लिए बस एक कार्ड छोड़े, और इससे बेका को लगने लगा कि उसके पिता उसे इंपॉर्टेंट नहीं समझते थे, और बेका अपनी ही नजरों में खुद को कम आंकने लगी थी। इसलिए वो खुद को मिरर तक में देखना नहीं चाहती। ओवरऑल इन इंटरव्यू से हम समझ पाते हैं कि भले ये दोनों बच्चे मस्त मौला हैं, छोटे हैं, कूल हैं, लेकिन रियलिटी में इनके डैड का जाना इनके दिमाग पे गहरा असर छोड़ा है। एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि इनके घर में जो लैपटॉप थी उसके कैमरे पे नैना कुछ तो गंदगी लगा दी थी, जिससे कैमरा ब्लॉक हो गया था, और बेका इस गंदगी को निकालने की कोशिश करती रहती थी। एनीवेज उस दिन इनके घर पे स्टेसी नाम की एक लड़की आती है जो कि पाई लेके आई थी। नैना और पॉप पॉप घर पे नहीं थे, और ऐसे में स्टेसी बताती है कि वो बगल वाले अस्पताल में पेशेंट थी। इनफैक्ट बेका और टाइलर के ग्रैंड पेरेंट्स ही स्टेसी की काउंसलिंग कर रहे थे, और उन्होंने स्टेसी को काफी सपोर्ट किया है। लास्ट वीक वो लोग स्टेसी से मिलने नहीं आए, और इसीलिए स्टेसी उनकी हाल खबर लेने यहाँ आई है। जो भी हो, नैना और पॉप पॉप तो घर पे थे नहीं, और ऐसे में स्टेसी वापस चली जाती है। अब उस शाम फिर से दो अजीब चीजें होती हैं। पहली ये कि नैना दीवार पे देख के अपने आप में जोर जोर से हंसे जा रही थी। वहीं पॉप पॉप बार्न में एक गन अपनी मुंह में रखे हुए थे, और पूछे जाने पे वो कहने लगे कि वो बस गन साफ कर रहे थे। ऐसे में उस रात सोने से पहले बेका और टाइलर डिसाइड करते हैं कि फाइनली वो हिडन कैमरा लिविंग रूम में ऑन करके रख देंगे। नाउ रात में अगेन नैना पागलों की तरह घर में घूमना शुरू करती है। इनफैक्ट वो तुरंत ही कैमरा ढूंढ लेती है। देन कैमरा खुद अपनी हाथों में लेकर बच्चों के कमरे की तरफ जाती है। वहां वो एक चाकू लेके डोर ओपन करने की कोशिश करती है, देन अचानक से चली जाती है। अगली सुबह बच्चे कैमरा का फुटेज चेक करते हैं, और फुटेज में वो अपनी नैना को ये सब करते देखते हैं। ऐसे में बच्चे डिसाइड करते हैं कि इन्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि उनका यहाँ रहना सेफ तो नहीं है। लेकिन यहाँ से निकलने से पहले इन बच्चों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नॉर्मली ही बिहेव करना होगा। ऐसे में उस दिन बेका पॉप पॉप का इंटरव्यू लेती है, और वो अजीब बात कहने लगते हैं कि जिस फैक्ट्री में वो पहले काम करते थे वहां कुछ तो व्हाइट कलर का दौड़ता था, और उसकी आंखें बड़ी और पीली थी। उस क्रीचर को सिर्फ पॉप पॉप ही देख पाते थे, और कोई भी पॉप पॉप की बातों का यकीन नहीं करता था। इसके बाद स्टेसी वापस यहाँ आती है, और बच्चे देखते हैं कि घर के बाहर स्टेसी नैना और पॉप पॉप से बहस कर रही थी। पॉप पॉप स्टेसी को काम डाउन करते हुए घर के पीछे ले जाते हैं, और इसके बाद स्टेसी पीछे से बाहर नहीं आती, ना ही उसे हम जाते हुए देखते हैं। इस घटना के बाद बेका फिर से नैना के इंटरव्यू लेती है, और वो एक अजीब कहानी सुनाना शुरू करती हैं। वो कहती हैं कि किसी गांव में एक पॉन्ड में एलियन क्रीचर्स थे, जिनके पास इनविजिबल एंटीनास थे। ये एलियन क्रीचर्स पॉन्ड में थूकते थे, और उनके थूक में ऐसा जादू था जिससे लोग सो जाते थे। ऐसे में जब भी गांव के लोग पॉन्ड में जाते तो वो सो जाते और पॉन्ड के नीचे चले जाते। वहां एलियंस कई गांव वालों को इकट्ठा करके रखे थे, और ये गांव वाले गहरी नींद में सो रहे थे इन अ ब्यूटीफुल ड्रीम। ये एलियंस किसी सिनमॉर्फिटेलिया नामक जगह से थे, और जो भी लोग पानी के अंदर थे वो खत्म नहीं हुए थे, बस सो रहे थे। ऑफ कोर्स इस कहानी का कोई सेंस नहीं बनता, और ऐसे में बेका वापस नैना से उस दिन के बारे में पूछती है जिस दिन उनकी बेटी घर से भागी थी। आई मीन उस दिन क्या कांड हुआ था। ये सुनते नैना फिर से अजीब एक्ट करने लगती है, और बेका बात को घुमा देती है। इस पॉइंट तक बेका और टाइलर समझ चुके थे कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स मेंटली स्टेबल नहीं है, और ऐसे में वो अपनी मॉम को स्काइप करके कॉल करते हैं, उन्हें फौरन यहाँ आने को कहते हैं। बातों बातों में ये लोग क्लीन्ड लैपटॉप
पॉप कैमरा की मदद से अपनी मॉम को उनके पेरेंट्स दिखाते हैं और यहाँ इनकी मॉम कहती है कि वो दोनों मेरे पेरेंट्स हैं ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, बेका और टाइलर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नहीं, रादर दो रैंडम लोगों के साथ रह रहे थे। और ऐसे में इनकी माँ लॉरेटा फौरन पुलिस को कॉल करती है। पुलिस को कॉल नहीं लगता और इसलिए लॉरेटा तुरंत यहाँ आने का डिसाइड करती है, ऑल्दो ये जगह काफी दूर थी, यानी आने में वक्त लगेगा। अब बेका और टाइलर का इनिशियल प्लान तो यही था कि ये लोग यहाँ सैटरडे तक रुकने वाले थे और आज ऑलरेडी फ्राइडे हो चुका था, यानी अगर ये लोग जस्ट वन मोर नाइट सरवाइव कर जाते हैं तो इनकी मम्मी एनी हाउ आ जाएगी और ये लोग बच जाएंगे ना। उस रात नैना और पापा बच्चों के साथ बोर्ड गेम खेलने लगते हैं और दोनों एकदम पागलों की तरह बिहेव कर रहे थे। बेका कैमरा चार्ज करने के बहाने बेसमेंट में पहली बार जाती है, जहां उसे अपने असली ग्रैंड पेरेंट्स की फोटोज, उनके कपड़े और उनकी लाश भी दिखती है। जी हाँ दोस्तों, तभी पॉप बेका के पीछे आते हैं और वो बेका को खींचते हुए एक कमरे में बंद कर देते हैं। उसी कमरे में नैना भी थी एंड द टाइम वाज पास्ट 9:30, यानी नैना का भयानक रूप अब बाहर आएगा। वहीं पॉप टाइलर पे हमला कर देते हैं और उसे किचन में ले जाते हैं। वहां वो टाइलर के चेहरे पे अपनी यूज्ड नैपीज रगड़ते हैं और टाइलर वापस स्पोर्ट्स वाले दिन की तरफ फ्रीज हो चुका था, यानी कि वो डर से हिल भी नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ नैना बेका पे हमला करती है और इस हमले में कांच टूटती है। यहाँ बेका फाइनली अपने फियर को ओवरकम करके कांच में खुद को देखती है। देन इसी कांच के टुकड़े को उठाकर बेका नैना पे हमला करके उन्हें समाप्त कर देती है। देन वो कमरे के दरवाजे को तोड़ती है और पॉप पे भी हमला करती है। और पॉप यहाँ बेका से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और ऐसे में वो बेका को गिरा देते हैं। लेकिन एकदम से टाइलर अपने होश में आता है और वो रग्बी गेम की तरह चिल्लाते हुए पॉप को टैकल करता है। फिर पॉप को गिरा के वो फ्रिज डोर से उनके सर पे हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। मतलब हाँ, टाइलर भी जो फ्रीज हुआ था उसको ओवरकम किया और यहाँ पॉप को खत्म किया। इसके बाद दोनों बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, जहाँ पुलिस आ चुकी थी, साथ में उनकी माँ भी आ चुकी थी। सो यस, फाइनली दोनों बच्चे रेस्क्यू हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट सीन थोड़े समय बाद की थी, जहां हम लॉरेटा के इंटरव्यू की क्लिप को देखते हैं। वो बता रही होती है कि जब 19 साल की उम्र में वो घर से भागी थी, तब वो डोर पे अपनी मम्मी को हिट कर दी थी। इसके कारण लॉरेटा के पापा उसे हिट किए थे और बेसिकली यही कांड हुआ था। फिल्म के एंड में हम बेका और टाइलर के बचपन की क्लिप्स देखते हैं विद देयर फादर, और क्रेडिट सीन में टाइलर रैप करता है, जहां वो रैप के माध्यम से उस पूरे इंसिडेंट को रिकॉल करता है जो कि उसके साथ उसके ग्रैंड पेरेंट्स वाले घर पे हुआ,